नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे फटाफट अंदाज से। देश में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,01,159 नए मामले सामने आए हैं। 2,444 मरीजों की मौत हो गई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 13 लाख से कम ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने में रिकवरी रेट बढ़ता दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में 1,73,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 12,557 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14,000 कोविड मरीज रिकवर हुए। 618 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। दिल्ली में 24 घंटे में 381 नए मामले सामने आए हैं। 34 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 6,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के मामले 654 सामने आए हैं। 48 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई। 1483 मरीजों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में अब रियायतों का दौर शुरू हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया तो गया है, लेकिन इस बार कई छूट मिली है। फिलहाल दिल्ली में आज से पाबंदियों में ढील के साथ लॉकडाउन लागू रहेगा। दिल्ली में बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। स्टैंड अलोन दुकानें जो हैं वो पास से पड़ोस की दुकान रोजाना खुलेंगी। प्राइवेट दफ्तर अपनी 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली मेट्रो आज से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही मेट्रो चलेगी। हरियाणा में सरकार ने छूट के साथ 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। छूट में दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति है। दुकानों के खुलने के लिए ऑड इवन सिस्टम जारी रहेगा। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और साथ ही मेट्रो भी शुरू हो गई है, जिसके साथ ही बहादुरगढ़ मेट्रो पर यात्रियों की खासी भीड़ देखने को मिली। मेट्रो स्टेशनों पर लोगों की लंबी लाइन दिखी। बल्लभगढ़ में मेट्रो की सर्विस शुरू होने के बाद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ दिखाई दी। हालांकि आधी सिटिंग कैपेसिटी के साथ ही मेट्रो में सफर करवाया जाएगा। सिरसा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को लेकर रविवार शाम को सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वैवाहिक कार्यक्रम, मंदिर, मस्जिद, मॉल, होटल, बैंक, बार और बसों के लिए समय निर्धारित किए गए हैं। ये सुविधाएं लोगों को प्रतिदिन मिलेंगी। बता दें कि शराब के ठेके और मॉल सुबह 9 से रात 8 बजे तक खोले सकेंगे। इन नियमों का हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने जिला अध्यक्ष हीरालाल शर्मा ने विरोध किया। उन्होंने सुभाष चौक पर पहुंचकर कहा कि सरकार ने जो नई हिदायतें जारी की हैं उसमें व्यापारी वर्ग में रोष है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार व्यापारियों को उजाड़ने का काम कर रही है। व्यापारियों ने सरकार से मांग की थी कि सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए और सभी दुकानें प्रतिदिन खोलें, लेकिन सरकार ने व्यापारियों की मांगों को अनदेखा करते हुए बड़े व्यावसायिकों को लाभ देते हुए छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है और पेट्रोल पंप पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखेगा। टैक्स वसूली महामारी की लहरें लगातार आ रही हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हनीप्रीत राम रहीम से मिलने पहुंची। सुबह 8:30 बजे हनीप्रीत ने राम रहीम से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हनीप्रीत ने राम रहीम के अटेंडेंट के रूप में कार्ड बनवाया। चरखी दादरी कांग्रेस नेता अजीत फोगाट के नेतृत्व में दादरी जिले में कोरोना योद्धाओं को एक निजी होटल में कार्यक्रम कर सम्मानित किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता अजीत फोगाट ने कहा कि दादरी जिले में कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों की टीम, पुलिस, सफाई कर्मचारी व अन्य सामाजिक संगठनों ने कोरोना महामारी के खिलाफ जनता की सेवा की, वह काबिले तारीफ है। देश में एक समय पर ऐसे हालात थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए लोग मुंह मांगी कीमत दे रहे थे, मगर आज फरीदाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में ऑक्सीजन से भरे करीब 10 से ज्यादा टैंकर खड़े हैं। दूसरे राज्यों से स्पेशल टैंकर लगातार आ रहे हैं। बता दें कि ये टैंकर गुजरात के जामनगर, हजीरा और ओडिशा से राउरकेला, अंगुला में ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन के जरिए आए थे और प्रत्येक टैंकर में करीब 22 टन ऑक्सीजन है, जो कि अब तक खड़े खड़े लीकेज होने लगी है। टैंकर चालकों का कहना है कि जब तक उनके पास कोई संदेश नहीं मिल जाता तब तक वह ना तो घर जा सकते हैं और ना ही इन ऑक्सीजन टैंकरों को कहीं सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए उनके पास सिवा इंतजार करने की कोई भी रास्ता नहीं है। विधायक देवेंद्र सिंह बबली के घर का घेराव करने के लिए जाते समय गिरफ्तार किए गए किसान नेता रवि आजाद और विकास सिंसर को देर रात जमानत मिलने के बाद दोनों हिसार जेल से बाहर आ गए, जिसके बाद दोनों किसान नेता सदर थाने पर चल रहे धरना स्थल पर पहुंच गए। इस
बारे में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि दोनों किसान नेताओं को जमानत मिल गई है। बता दें कि विधायक देवेंद्र सिंह बबली और किसानों के बीच 1 जून को हुए टकराव के बाद विधायक ने निजी सचिव और चालक के बयान के आधार पर किसानों के खिलाफ धारा 307 समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद किसानों में लघु सचिवालय में पहुंचकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया था और विधायक को माफी मांगने के लिए 6 जून तक का समय दिया था। इस टोहाना में किसानों और पुलिस के बीच टकराव जारी है। ऐसे में किसानों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में सभी पुलिस थानों के घेराव के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर घसीराम नैन ने कहा है कि दो किसान नेता विकास सीसर और रवि आजाद की जमानत के बाद प्रदेश भर में थानों का घेराव स्थगित कर दिया गया है। अभी एक किसान मक्खन सिंह जेल में है, जिसके चलते टोहाना में सदर थाने घेराव जारी रहेगा। टोहाना में हालांकि किसानों के द्वारा जो प्रदर्शन की धार थी, उसमें देर रात 2 किसानों विकास और रवि आजाद की रिहाई के बाद अब कुछ राहत आ गई है, जिसके चलते हरियाणा में अन्य पुलिस थानों पर प्रदर्शन के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। मगर टोहाना में पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। एसपी फतेहाबाद राजेश कुमार ने टोहाना में पुलिस टुकड़ियों का निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि टोहाना में किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन इस समस्या के सकारात्मक हल के लिए लगातार लगा हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि टोहाना में 22 पुलिस की कंपनियां इस वक्त तैनात की गई हैं। कंपनियां आरपीएफ की भी हैं। पलवल में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हुडा सेक्टर में 2 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 11 किलोमीटर लंबाई के जर्जर सड़कों के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हुडा सेक्टर 2 और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों की मांग थी कि इस क्षेत्र के जर्जर सड़कों को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश और प्रदेश का चहुमुखा विकास हो रहा है। टोहाना सब डिपो रोडवेज को किसान आंदोलन के चलते आई रुकावट की वजह से लगभग 9 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रोडवेज विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी है। रोडवेज विभाग की सारी बसें उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर प्रशासन के अधीन हैं, जिनमें 5 बसें एसडीएम ऑफिस टोहाना में हैं और 2 बसें सदर थाना टोहाना में खड़ी हैं। इसके अलावा अन्य बसें टोहाना के अन्य बस स्टैंड पर उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों के आदेश के इंतजार में हैं। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार तस्कर गिरोह के किया गिरफ्तार। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी में अवैध हथियार सप्लाई करने के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए युवकों के कब्जे से 11 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। 2 दर्जन मैगजीन और गोलियां भी बरामद की गई। फरीदाबाद में वन भूमि पर कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन में कब्जा हटाने का आदेश दिया है। 6 हफ्ते में करीब 10,000 झुग्गियों को हटाने का आदेश है। फरवरी 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। तब तक पालन न होने पर अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी है। खेरी गांव में जंगल जमीन में तत्काल हटाना होगा कब्जा। सुप्रीम कोर्ट ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फटकार लगाई। कहा कि हाईकोर्ट ने 2016 में जमीन खाली कराने का आदेश दिया था। जरूरत पड़े तो पुलिस फोर्स का भी इस्तेमाल किया जाए। अंबाला में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्प यूनियन के मेंबरों ने अपनी मांगों को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि सरकार लगातार उनकी मांगों को लेकर नजरअंदाज कर रही है। सरकार द्वारा उन्हें पोषण ऐप चलाने के लिए दबाव दिया जा रहा है, लेकिन न तो उनके पास स्मार्टफोन है और न ही ऐप चलाने का तजुर्बा। यूनियन के नेताओं ने डीसी के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग उठाई कि कर्मचारियों को स्मार्टफोन, डाटा और ट्रेनिंग दी जाए ताकि आंगनवाड़ी वर्कर्स सरकार के द्वारा दी जा रही पॉलिसी के अनुसार काम कर सकें। झज्जर जिले में अब ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया। आपको बता दें कि यह जानकारी सोमवार को जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने बहादुरगढ़ में दी। उपायुक्त ने निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के साथ साथ वैक्सीनेशन सेंटरों का भी निरीक्षण किया। उपायुक्त पुनिया ने कहा कि झज्जर जिले में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर जिला प्रशासन रणनीति बनाएगा। जिले में अब तक 2,14,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उपायुक्त ने कहा कि संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। बच्चों के पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। बता दें कि झज्जर जिले में बीती देर शाम जो रिपोर्ट आई है उसमें 2 और कोरोना मरीजों ने जहां दम तोड़ दिया तो वहीं 14 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं।
राष्ट्रीय महिला जागृति मंच के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका शर्मा ने मंच की तरफ से सुभाष कॉलोनी में चलाए जा रहे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई का कोर्स पूरा कर चुकी छात्राओं को प्रशिक्षण पत्र देकर प्रोत्साहित किया। छात्राओं द्वारा बनाए गए कॉटन के मास्क कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए जनता में बांटे जाएंगे। प्रदेश भर में कोविड के चलते एचआईवी टेस्टिंग में काफी अंतर आया है। जहां पर प्रदेश में कोविड में पहले साल में तकरीबन 14 लाख टेस्टिंग हुई थी, लेकिन कोविड दौरान हरियाणा में एचआईवी टेस्ट के आंकड़ों में गिरावट आई है। कोविड के 2 साल में करीबन 10.5 लाख टेस्टिंग प्रदेश भर में की गई है। वहीं सोनीपत सिविल हॉस्पिटल अन्य राज्यों की तुलना में टेस्टिंग प्रक्रिया में बढ़ोतरी को लेकर ध्यान दे रहा है। पलवल में मुंबई दादरी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण मामले के घोटाले के आरोप लगे हैं। सन 2018 से अब तक पलवल जिले में रह रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर जमीन अधिग्रहण करने अपने परिचित लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं। ये खुद रेलवे विभाग ने पलवल के डीसी और हरियाणा के सीएम से शिकायत कर लगाए हैं। जब मामले की जांच हुई तो मुंबई दादरी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण अवार्ड में घोटाले की बू भी आई है। रिपोर्ट में 3 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, 5 तहसीलदार, 6 रजिस्ट्रार, क्लर्क और पटवारी, 2 उच्च अधिकारी के नाम भी सामने आए हैं। गोहाना ब्लॉक की सभी आशा वर्कर्स ने नागरिक अस्पताल में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्करों ने 2 घंटे का सांकेतिक धरना देते हुए अपनी मांग की और कहा कि फोन में किसी भी कीमत पे एसडीएम सील्ड 360 ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे। हिसार के पटेल नगर बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रविवार देर शाम एक मिठाई की दुकान के सामने एक युवक को 3 अन्य युवकों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया और हत्या कर दी। युवक पर हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर हिसार पुलिस कप्तान बलवान सिंह राणा भी पहुंचे। जानकारी के अनुसार पटेल नगर निवासी अमित उर्फ शिखंडी एक मामले में जमानत पर आया हुआ था। रविवार शाम को यह पटेल नगर बाजार में रेहड़ी के पास था। उस दौरान वहां पर 3 युवक हथियारों को सहित उसके बाद पहुंचे। उनमें से एक युवक ने अमित पर तेजधार हथियार से हमला किया। इसके यह आरोपी वहां से फरार हो गए। घायल अमित भागते हुए बाजार की तरफ आया, लेकिन अन्य दोनों आरोपी अमित के पीछे पीछे वहां आए। अमित भागते हुए सड़क पर गिर गया तो हमलावरों ने उस पर तेजधार हथियार के अलावा कुर्सी, डंडे, विंडो और ईंटों से हमला किया, जिससे अमित गंभीर रूप से घायल हो गया। लॉकडाउन के चलते लंबे समय से बंद रहे धार्मिक स्थलों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। इसी के चलते कुरुक्षेत्र के झांसा रोड पर स्थित एकमात्र ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। सतपाल शर्मा, पीड़ा अध्यक्ष भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र ने बताया कि मंदिर के कपाट खोले गए हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति मिलेगी। पंचकुला में मामूली कहासुनी के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई के माथे पर 2 गोलियां मार दी। इसके बाद उसने तड़पते भाई के साथ खड़े होकर फेसबुक लाइव किया और बताया कि उसने ही अपने भाई को गोली मारी है। पुलिस ने इस वारदात के आरोपी बड़े भाई सतनाम को हिरासत में ले लिया है। मामला चुंडी मंदिर के गांव चूना भट्टी का। यहां पर 2 भाइयों के बीच मामूली सा विवाद हुआ। इसके बाद बड़े भाई सतनाम ने अपने छोटे भाई अजीत के सिर में 12 बोर की बंदूक से 2 गोलियां मार दी। फिर उसने तड़पते भाई के पास खड़े होकर फेसबुक लाइव भी किया। पृथला के गांव नहरवावली के रहने वाले 2 लोगों का गांव नरियाल में झगड़ा हुआ। झगड़े में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। गांव नरहावली में रहने वाले 2 युवक सुबह शॉपिंग के लिए अपने घर से निकले थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव नरियाला में उनके किसी बात को लेकर कुछ लोगों से साथ झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई। डॉक्टरों की मानो तो किसी तेज धार हथियार से भी इन घायल युवकों पर हमले किए गए हैं। घटना के बाद घायलों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। नूखेड़ा खलीलपुर गांव में आसिफ हत्याकांड मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। हत्याकांड के संलिप्त और 2 मुख्य आरोपियों को एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी आसिफ की हत्या के बाद फरार थे। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया।
पलवल के गांव घोड़ावली में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने 22 वर्षीय विवाहिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उठावन थाना पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर पति सहित 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए शव परिजनों को हवाले कर दिया। कुरुक्षेत्र में घरेलू कलह के चलते कलयुगी बेटे ने पिता की गला रेत कर हत्या कर दी। पत्नी की शिकायत पर किया बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। घरेलू कलह के चलते एक युवक ने अपने पिता पर तेजधार हथियार से हमला करके उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रोहतक में शराब की बोतल सिर में मारकर पूर्व सैनिक की हत्या कर दी गई। होटल के कमरे में बेड के नीचे पूर्व सैनिक का शव मिला। मृतक महम का रहने वाला था। बिजली विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत था और अपने दोस्त के साथ होटल में रुका था। मृतक के दोस्त पर ही हत्या का शक जताया जा रहा है। आरोपी ने होटल से बाहर जाकर होटल मालिक को फोन कर झगड़ा होने की जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रोहतक की जनता कॉलोनी में टीचर ने घर के बाथरूम में रस्सी से लगाकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना शिवाजी कॉलोनी पुलिस को दी गई और मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज की मांग से तंग करने का आरोप लगाया है। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जांच पड़ताल शुरू की गई है। सोनीपत में 67 वर्ष का बुजुर्ग राजकुमार वर्मा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहा है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर होने के बाद बुजुर्ग पिछले 1 दशक से ट्रैफिक जवानों के साथ मिलकर निःशुल्क तौर पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस का सहयोग कर रहा है, जिसके बदले वो कोई भी खर्च नहीं लेता। हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने राज्य में टीकाकरण अभियान के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पर्याप्त संख्या में वैक्सीन खुराक उपलब्ध करवाने और महामारी से लड़ने के लिए राज्य को लिक्विड ऑक्सीजन संयंत्र सुपूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। भाषा विवाद पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि दूसरी लैंग्वेज की तरह मलयालम भी भारतीय भाषा है। दिल्ली के अस्पताल में आदेश दिया गया था कि सभी नर्सिंग स्टाफ सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में बात करेंगे, लेकिन भाषा में बात करने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते सरकार के जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है। इसकी बड़ी वजह पूरे महीने अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन का रहना है। हालांकि मई में भी सरकार की जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ से ऊपर है। सरकार का ग्रॉस जीएसटी संग्रह मई 2021 में 1,02,709 करोड़ रुपए रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी की हिस्सेदारी 17,592 करोड़ रुपए, राज्य का जीएसटी संग्रह 22,653 करोड़ रुपए और इंटीग्रेटेड जीएसटी संग्रह 53,199 करोड़ रुपए रहा। आयकर विभाग टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए सोमवार यानी कि आज से अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। अब इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर दाखिल करने समेत दूसरे सभी जरूरी काम विभाग के नए पोर्टल www.incometax.gov.in पर संचालित होंगे। इसमें कई फीचर्स मौजूद होंगे जिसमें काम तेजी से किया जा सकेगा। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न्स की तत्काल प्रोसेसिंग शुरू होगी और रिफंड की प्रक्रिया भी तेज होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीसी का मकसद था ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए करदाताओं को सुविधा प्रदान करना, एक आधुनिक और बिना रुकावट के सेवा मुहैया कराना। कोरोना महामारी और महंगाई के बीच शेयर बाजार हरे निशान के आने से ग्राहकों को राहत मिलती दिख रही है। सेंसेक्स 131 अंक की तेजी के साथ खुला। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी कि सोमवार के पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। घरेलू तेल कंपनियों ने सप्ताह के पहले दिन पेट्रोल और डीजल दोनों ईंधनों में दाम में बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है, जबकि डीजल 86 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। घरेलू बाजार में पिछले एक सप्ताह यानी कि 1 जून से 6 जून तक 3 बार पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम 6 जून से बढ़े थे। टीम इंडिया इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल की तैयारियों में जुट गई है। साउथहैम्पटन में आइसोलेशन पीरियड पूरा करने के बाद भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में जुड़ चुके हैं। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा रविवार को पहली बार फाइनल के लिए अभ्यास करते हुए नजर आए। जडेजा की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वह गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रही हैं।